अगर मॉडले मिंटो रिफॉर्म ने इस देश में पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया को शुरू करा या फिर हम कहें कि उसको नींव डाला, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने उस नींव में सीमेंट डालने का काम करा है। हम देखेंगे क्यों, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होते ही जिन्ना जो कि कांग्रेस के मेंबर होते थे, उन्होंने एक मुद्दे पे कांग्रेस को छोड़ दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करा? दूसरी चीज जो हमको इसमें कंट्रास्ट देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट। क्या था कंट्रास्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में? एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम, एक तरफ हिंदू मुस्लिम जो गंगा में खड़े होकर के गंगा का पानी पीते हुए इस बात की कसम खा रहे थे कि हम दोनों भाई हैं। दूसरी तरफ इस ही मूवमेंट के दौरान जो हमको देखने को मिलता है मालाबार में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के और बहुत ही भयानक रूप से हुए। तो कंट्रास्ट, एक तरफ जब गंगा का पानी पीते हुए दोनों कौमें हिंदू मुस्लिम जय का नारा लगा रही थी, तो मालाबार में ऐसा क्या घटना घटी कि उनको दंगे करने पड़े। तीसरी चीज जो बहुत ही खूबसूरत इस आंदोलन के दौरान हुई कि इसने भारतीय राष्ट्रवाद को इंटरनेशनलाइज करा। कैसे? ऑटोमन एम्पायर से जोड़ दिया हमारे राष्ट्रवाद को। ऑटोमन एम्पायर, उनकी जो सिचुएशन, उनकी जो प्रॉब्लम चल रही थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, उससे इसको अटैच कर दिया गया, राइट। चौथी चीज इसने बहुत ही अच्छी जो हमको दी, एक वर्ड दिया स्वराज। ये एक ऐसा वर्ड है जिसपे आज भी लोग पीएचडी करते हैं, लोग थीसिस करते हैं, एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू फाइंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वराज। सो ये सभी मुद्दों को हम वन बाय वन आज डिकोड करेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट जस्ट स्टार्ट। द कैटलिस्ट फॉर मास एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास एक्शन मीन जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, लोग प्रिफरेबली ट्रालियां भर के आए हों, आई वुड से, और यू कैन से कि ट्रैक्टर भर भर के आए हों, जैसे आजकल रैली में बसेस जाती हैं, उससे भी ज्यादा लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तब हम उसको बोलते हैं मास एक्शन, राइट। तो कैटलिस्ट बने 1919 से स्टार्ट हुआ। हम देखेंगे क्या क्या थे कैटलिस्ट मींस रीजंस, क्या क्या रीजन थे इस मूवमेंट के शुरू होने के। सबसे पहले ब्रोकन प्रोमिसेस। क्या थे ब्रोकन प्रोमिसेस? कौन से ऐसे प्रॉमिस थे जो कि उन्होंने तोड़ दिए थे? एक, गांधी को इस देश के लोगों ने एक उपाधि दी थी, उपाधि थी रिक्रूटिंग सार्जेंट। क्यों दी थी आखिर ये उपाधि रिक्रूटिंग सार्जेंट की? वर्ल्ड वॉर वन 1915 में जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। महात्मा गांधी और दूसरे नेशनलिस्ट लीडर्स ने सोचा कि अगर हम अंग्रेजों की अगर हम हेल्प करेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, तो अंग्रेज हमको बेटर चीजें ऑफर करेंगे। बट व्हाट दे केम अप विद मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, and the second thing they came up with रॉलेट एक्ट, राइट। तो भारत की मदद के बदले, जिसमें गांधी ने गांव-गांव घूम के लोगों से अपील की थी कि आप लोग प्लीज आर्मी ज्वाइन करो सो दैट अंग्रेजों की हेल्प हो सके, राइट। उस मदद के बदले अंग्रेज मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेकर के आए और सबसे बुरा रॉलेट एक्ट लेकर के आए, जिसको लेकर के पूरे देश में जो थी एक असहजता की लहर दौड़ गई। तो क्या क्या हुआ था इन सब चीजों में? फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉर टाइम प्रोमिसेस। अगेन वही प्रॉमिस जो अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हम तुमको बेटर अपॉर्चुनिटीज देंगे, हम तुमको वाइस रॉय काउंसिल में बेटर चीजें देंगे, बेटर चीजें ऑफर करेंगे, बट वो हमको नहीं मिली। ये प्रोमिसेस जो थे खत्म हो गए। सेकेंड, डेमोक्रेटिक एडवांसमेंट एब्रप्टली बिट्रेड बाय द ऑपरेसिव रॉलेट एक्ट। सो क्या था एक रॉलेट एक्ट, और इसको हम इसी ही नाम से क्यों जानते हैं? विल सी। एक कमेटी बनी, नाम था सेडिशन कमेटी। याद रखना, नाम आता है हमसे, ऑफिशियल नेम्स पूछे जाते हैं, राइट। सो सेडिशन कमेटी बनी। ये कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 1917 बनी। अगेन लड़ना नहीं है, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि 1917 में बनी, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि 1918 में बनी, राइट। सेडिशन कमेटी के जो हेड थे, जो इसके प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। ये जज थे। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जिसका नाम था सेडिशन कमेटी। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है 1917 में बनी, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि 1918 में बनी, राइट। बट जब ये बनी
तो भी एक्ट तो नहीं आया है, पर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी होंगी। ऑब्वियसली कमेटी का क्या काम होता है, चीजों को एनालाइज करना। आफ्टर दैट दे गिव द रिकमेंडेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट गवर्नमेंट यूज टू मेक द लॉज और द एक्ट्स। तो उन्होंने भी एक क्या किया, इस कमेटी ने भी रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशंस कब मिली गवर्नमेंट को, रिकमेंडेशंस, रिकमेंड लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, राइट। तो रिकमेंडेशंस दी इस कमेटी ने 1918 में। ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिकमेंडेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिकमेंडेशंस क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट पास द लॉ। क्या नाम था इस लॉ का, इस लॉ का नाम था एनार्कियल, मैं साइड हट देता हूं, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ये नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, भूलना नहीं है। ये ऑफिशियल नाम है रॉलेट एक्ट का, जो हम लोग बहुत ही लाइक नॉर्मली कैजुअली वर्ड यूज करते हैं कि रॉलेट एक्ट। सो रॉलेट एक्ट था क्या, रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ये किसकी रिकमेंडेशंस पे पास हुआ था, ये पास हुआ था सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे पास हुआ था, जो कि 1917 और 1918 में बनी थी। कमेटी गेव द रिकमेंडेशंस in 1918. On the basis of those recommendations, the law was passed, which is unofficially called the Rowlatt Act, and officially it is called the Anarchical and the Revolutionary Crimes Act, right? So इस information को again आप लोग please take the screenshot so that you can have something to revise. Okay, after this what happened, जब ये बन गया तो अगेन इस ही एक्ट के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ना अपील, ना वकील, ना दलील। मतलब अगर इस एक्ट के तहत अगर तुम्हारी गिरफ्तारी हो गई, यू कांट गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द लॉ, राइट, यू जस्ट कांट। कोर्ट को पावर ही नहीं दी कि वो अगर गिरफ्तारी इस वाले मुद्दे पर हुई है तो वो इसको सुन सके, उस मुद्दे को सुन सके, नहीं सुन सकते थे, राइट। तो अगेन पूरे देश को पता था कि भाई अंग्रेज जो है क्या चीज करने की कोशिश कर रहा है, हमको मारते, बहुत गंदा मार पड़ने वाली थी हमको अंग्रेजों के द्वारा। सो पूरे देश में तो एक चीज होती है, क्या होता है, इस ही एक्ट के अंडर दो लोग पंजाब में, अगेन बहुत सारी गिरफ्तारी हुई, बट दो लोग कौन थे वो, एक व्यक्ति का नाम था सैफुद्दीन किचलू, क्या नाम था, सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। इन दो लोगों की गिरफ्तारियां हो गई। इन दो लोगों की गिरफ्तारियों के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा गया था। डेट थी 13 अप्रैल, क्या डेट थी, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को इन दो लोगों की गिरफ्तारियों के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा गया। वो जो जगह थी जहां पर वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, वो जगह थी जलियांवाला बाग। तारीख 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग में क्या हुआ, आज का हमारा टॉपिक नहीं, बट आई डोंट थिंक कोई भी व्यक्ति है जिसको वहां पर क्या हुआ किसी को नहीं पता हो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सो इट हैपेंड 13 अप्रैल 1919, इन दोनों की गिरफ्तारियों के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट हुआ था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, जिसमें रेजिनल्ड डायर ने वहां पर जाकर के और मशीन गन से ओपन फायर किया था। ओके, तो भाई जलियांवाला बाग अगर हैपेंड, पूरा देश बहुत जो था सकते में था, पूरा देश को बहुत दुख था, सारी चीजें थी। गांधी वांटेड टू गो टू पंजाब इन जलियांवाला बाग, वो जा रहे थे। जब वो गए तो पलवल एक जगह पड़ती है हरियाणा में, गांधी को पलवल से उतार लिया गया। अगेन क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी को रास्ते में जाते हुए किस स्टेशन पे उतार लिया गया था कि आप वहां पर नहीं जा सकते, सो द आंसर विल बी पलवल। पलवल में उनको उतार लिया गया, बट फिर काफी जब मांग हुई, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई, तो भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई कि हम जो है इसकी जांच करेंगे। अगेन अनऑफिशियल नेम है हंटर कमेटी, दिस इज नॉट द ऑफिशियल नेम। देन व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ द कमेटी, द ऑफिशियल नेम ऑफ द कमेटी वाज वेरी सिंपल। देखो डिसऑर्डर हुआ था, राइट, अगर डिसऑर्डर हुआ है तो उसकी इंक्वायरी होगी और एक कमेटी बनाई गई है, तो बस यही नाम है इसका, बिल्कुल सिंपल सा नाम, बिल्कुल भी नाम बनाने में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया इस बार किसी ने। नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, राइट, दिस वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ हंटर कमेटी। एक हंटर कमीशन भी है, बट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
that is commission which is related with the education. This is Hunter Committee, not commission. Committee is related with the inquiry of the Jallianwala Bagh massacre. ओके अभी तक अंग्रेजों ने इसकी ऑफिशियली माफी नहीं मांगी है, इट्स बीन एजेस, अभी तक माफी नहीं मांगी है ऑफिशियली उन्होंने। वो कह देते हैं कि बुरा हुआ, वैसा कुछ बोल देते हैं, बट अगेन अभी तक ऑफिशियली उन्होंने माफी नहीं मांगी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी वाज द ऑफिशियल नेम। ये जब कमेटी बनी, इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। व्हाट? इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है दोस्त, वो ये आता है कि इसमें टोटल जो मेंबर्स थे वो थे 7 मेंबर। अब 7 मेंबर हैं, तो एक तो हमको पता है भाई, हम ना इंडियंस नाम के तो भूखे होते हैं। एक तो नाम हमको दिख रहा है हंटर, ही वॉज द प्रेसिडेंट और द हेड ऑफ द कमेटी, ही वॉज द पर्सन हु वॉज चेयरिंग द कमेटी। इनका पूरा नाम था विलियम हंटर। अगर हम यहीं पे डब्ल्यू ऐड कर दें तो ये नाम जो है पूरा हो जाएगा, विलियम हंटर कमेटी। ओके, पर अब हमको सारे मेंबर्स याद नहीं करने होते हैं। अगेन हमको सिर्फ वो मेंबर्स याद करने होते हैं जो कि इंडियंस हैं। मेक श्योर करो कि तुमको याद रहे। तो जो 7 मेंबर्स में से एक मेंबर जो कि प्रेसिडेंट है, हु इज विलियम हंटर कमेटी, सॉरी विलियम हंटर। इसके अलावा जो 3 मेंबर हमारे इंडियन हैं, सो 3 मेंबर जो इंडियन हैं उसमें जो पहले व्यक्ति हैं वो है चिमनलाल सीतलवाड़। क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडियन मेंबर्स के नाम बताओ। सेकंड मेंबर वाज पंडित जगत नारायण। क्या नाम था? पंडित जगत नारायण। तीसरे व्यक्ति जो थे वो थे साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। 3 व्यक्ति थे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। These were the 3 persons who were Indian and were the member of the Disorders Inquiry Committee, which is officially known as Hunter Committee. The committee was chaired by William Hunter. Okay, भाई हमको पता है कि इस कमेटी ने पता है क्या किया, दोषी माना हंटर को। बट हम जैसी सजा चाह रहे थे ना, मतलब मिले, कम से कम आप कोर्ट मार्शल तो कर दो, ट्रांसफर क्या होता है। नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो कह दिया गया, अल्टीमेटली ये कह दिया गया कि पंजाब जो था इट वाज अंडर अरेस्ट, सॉरी अनरेस्ट, ठीक है। तो अनरेस्ट था वहां पे, उसको काबू करने के लिए द थिंग विच वर डन बाय द रेजिनाल्ड डायर, इट वाज इंपॉर्टेंट, ये कह दिया गया। और भाई मतलब इंडियंस दे वर लाइक कि क्या कह रहे हो, लाइक डू यू हैव एनी रियलाइजेशन हाउ मेनी पीपल्स हैव बीन डाइड इन जलियांवाला बाग, बट दे डिडंट केयर। सो डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी ने जब ये चीज बोल दी तो फिर हमको क्या करना था, हमने क्या किया, हमने एक आईएनसी इज व्हाट, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक पैरेलल एक कमेटी भी बनाई थी, ठीक है। उस कमेटी का भी यही काम था कि भाई हम अनऑफिशियल कमेटी थे। सो अगर क्वेश्चन आता है कि अनऑफिशियल कमेटी जलियांवाला बाग मैसेकर को फाइंड आउट, उसकी जो चीजें हैं उसके फाइंड आउट करने के लिए किसने बनाया, वो कमेटी किसने बनाई थी, सो आंसर विल बी आईएनसी विच इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। सो इसके अलावा एक चीज और घट रही थी कि रेजिनाल्ड डायर बिकेम हीरो वेयर इन ब्रिटेन, व्हाई। सो व्हाट दे डिड इज, जैसे ही ब्रिटेन में पता चला कि भाई उसके ऊपर जो है इंक्वायरी चल रही है, व्हाट दे डिड इज, भाई उन्होंने ना उसके लिए फंड बना दिया, जस्ट इन केस अगर उसका कोर्ट मार्शल हो जाए, उसकी जॉब चली जाए, तो उसके पास पैसे हों। 30,000 पाउंड्स। कुछ हिस्टोरियंस, लड़ना नहीं है, कुछ हिस्टोरियंस, हमको सबका पता होना चाहिए, वी आर नॉट द एस्पिरेंट ऑफ द एसएससी, वी आर द एस्पिरेंट ऑफ द यूजीसी, यू आर सपोज्ड टू डूइंग द पीएचडी एंड द रिसर्च, ऑल दोस थिंग्स। सो मेक श्योर कि तुमको सभी हिस्टोरियंस का आइडिया हो कि क्या कहते हैं। लड़ना नहीं है कि नहीं मैंने तो वो पढ़ा था, हमने सब पढ़ा था। सो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 30,000, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 26,000, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 26,000 पाउंड्स। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भाई 30,000 का अमाउंट नहीं था, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 26,000 था। मोर एक्यूरेटली अगर हम इस अमाउंट को लेकर के जाएं तो ये 26,000 ना होकर के ये था 26,317 पाउंड। ये वो अमाउंट है जो कि इकट्ठा करा था ब्रिटेन की जनता ने रेजिनाल्ड डायर के लिए, जिन केस अगर उसकी जॉब चली जाए। सो कमिंग टू आवर थर्ड कैटलिस्ट विच वाज खिलाफत बिट्रायल। क्या हुआ इसमें खिलाफत बिट्रायल? सी वर्ल्ड वॉर 1 टर्की कहाँ था, टर्की से पहले ऑटोमन एम्पायर, दे वर ऑन लूजिंग साइड, वो हार गए। सो व्हाट दे डिड इज, वहां पर एक कैलिफ होते थे, खलीफा होते थे, जो कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर होते थे, राइट। जब वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर होते थे, बट उन्होंने उनको हटा दिया। दे अल्टीमेटली एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी इन द स्टेट ऑफ टर्की, आई एम सॉरी। सो
जब ये हो गया तो ऑब्वियसली जब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं और उनको हटाया जा रहा है तो फिर जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में उनके अंदर भी नाराजगी होगी। सो यहाँ पे भी थी, हमने एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया जिस मूवमेंट का नाम था खिलाफत आंदोलन या फिर खिलाफत मूवमेंट। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम stripped of control over holy places post World War I, deeply alienating Indian Muslims and forging a unified anti-imperialist front। यही मैंने अभी आपको बताया कि भाई सभी लोग नाराज थे और इसके लिए हमको एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। द नेम ऑफ द मूवमेंट वाज खिलाफत मूवमेंट। सो आता है नागपुर सेशन दिसंबर 1920। क्या हुआ? स्ट्रक्चर रेवोल्यूशन, कांग्रेस का स्ट्रक्चर चेंज किया गया। क्यों अभी पता चलेगा, बट उससे पहले इस सेशन से पहले जो कि नागपुर सेशन है, इस सेशन में क्या होता है? इस सेशन में रेटिफाई किया जाता है। व्हाट? रेटिफिकेशन होता है, रेटिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेटिफिकेशन होता है। रेटिफिकेशन हम सबको पता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, रेटिफिकेशन मींस कुछ ऐसा है जो कि पहले से पास हो चुका है। कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसा मोशन आया है पार्लियामेंट में, इस केस में इनकी कमेटियों में आया था और वो पहले से पास हो चुका है। सो इट इज जस्ट दे जस्ट नीड टू पास इट अगेन। सो जो आगे दोबारा से पास करने, फिर दोबारा से चेक करने की जो प्रोसेस होती है कि हमने जो किया था पहले, कि अभी भी जनता उस चीज को लेकर के हमारे साथ है कि नहीं है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिफिकेशन। दे डिड इट इन नागपुर सेशन विच हैपेंड इन द दिसंबर 1920। अगर दोबारा पास करा रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका मतलब पहली बार कहीं और हुआ होगा, राइट? तो कहां हुआ था पहली बार जब ये पास हुआ था? इसका नाम, वो जगह थी कलकत्ता। कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन हुआ कांग्रेस का, स्पेशल सेशन हुआ। ये कब हुआ? सितंबर में, सितंबर 1920। 1920 में सितंबर महीने में कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन होता है जिसमें महात्मा गांधी मेक श्योर करते हैं कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाए। कलकत्ता का जो स्पेशल सेशन है, इसके प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के उस टाइम पे? उनका नाम था लाला लाजपत राय, राइट? भूलना नहीं आता है कि अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द लाला लाजपत राय the movement of NCM or the resolution of the non-cooperation movement was passed। okay, नागपुर सेशन जहां पर रेटिफिकेशन हुआ, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे CV राघवाचारी। कौन थे? राघवाचारी। ये भी हमको याद रखना है कि भाई जो दिसंबर में जो नागपुर सेशन हुआ जहां पर रेटिफिकेशन हुआ, उसमें जो थे प्रेसिडेंट कौन थे? CV राघवाचारी। और जब पहली बार जब इसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास हुआ, द सेशन हैपेंड, इट वाज द स्पेशल सेशन, इट हैपेंड इन कलकत्ता एंड द प्रेसिडेंट वाज लाला लाजपत राय एंड इट हैपेंड इन द सितंबर मंथ। ओके, पैराडाइम शिफ्ट। क्या पैराडाइम शिफ्ट होने की बात होती है? कहां होती है? नागपुर सेशन में। अब देखो यार, महात्मा गांधी ना पहले की तरह मूवमेंट करते नहीं थे। महात्मा गांधी के मूवमेंट करने के, महात्मा गांधी का बेसिकली तुम ऐसे समझ लो, महात्मा गांधी का था ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, ठीक है? अब उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, उनके पास थे ट्रैक्टर, उनके पास थी ट्रालियां, उनके पास थी लड़ी, अगर किसी को पहले पता हो कि जिसमें वो भैंस या फिर किसी जानवर को लगाते थे और वो चलती, तो उनका उसका बिजनेस था। और गांधी के पास बसेस भी थी, ट्रक भी थे। तो उनका ना बिजनेस चल रहा था डाउन। तो जब बिजनेस अगर उनका डाउन चल रहा है तो वो क्या करेंगे? वो भाई किसी ऐसे काम में लगाएंगे। तो उन्होंने काम अपने लिए क्रिएट कर लिया कि हम ना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या करेंगे, मेरा जो बिजनेस है, जो गाड़ियां हैं खाली खड़ी हुई हैं, इसमें लोग भर भर के लाएंगे। तो महात्मा गांधी की आदत थी कि भैया पूरे जो है ट्रक ट्राली जो भी है तुम्हारे पास सब कुछ भर के आ जाओ, इतने आदमी चाहिए हमको। तो इतने आदमी चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें हों, क्योंकि देखो देश है गरीब, देश में है जाति प्रथा, ये सब चीजें हैं, लोग एक दूसरे को छूने को तैयार नहीं खड़े हुए हैं। तो उन चीजों पे काम करना पड़ेगा ना। कि तुम पता ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो कि ये बस पे जो हमारे साइड में बंदा बैठा हुआ, हम इसके साथ में नहीं बैठेंगे, इसके लिए अलग बस पे भेजो, ये इसको पैदल भेजो, ऐसा तो नहीं कर सकते हो, राइट? अगर मूवमेंट में आना है तो ये चीजें करी गई, उन चीजों को करा गया और वही हमारे कंस्ट्रक्टिव वर्क बना, वही हमारे पार्ट ऑफ द जो कंस्ट्रक्टिव वर्क था जो गांधी किया करते थे, वही उसी का बेस बना कि भाई ये सब जो प्रॉब्लम्स चल रही कंट्री में कि आदमी एक साथ बैठने को तैयार नहीं है, इनको दूर करेंगे, ठीक है? तो बस उसी को पढ़ना होता है, वही आएगा, राइट? हमने प्रॉब्लम बता दी, उसी का सोल्यूशन है मूवमेंट में। सो व्हाट डिड, अच्छा हाँ, CR दास, इनका नाम था चित्तरंजन दास, मूव्स द मेन रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन सीमेंटिंग द शिफ्ट टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास एक्शन। CR दास, जिस व्यक्ति ने नागपुर सेशन में उस, इवन दो हेड कौन कर रहे हैं? CV राघवाचारी, लेकिन मूवमेंट पेश किसने करा? वो कागज ऐसे सामने किसने रखा कि हम जो है इस मूवमेंट को
सामने रख रहे हैं कि भाई आप लोग जो है इस पर वोटिंग करना। तो ये जो पहली बात जो कही गई वो करी गई CR दास ने। मजे की बात है, प्लीज याद रखना, CR दास को देश बंधु भी कहा जाता है, इनका जो निक नेम है या फिर जो भी बोलो, ठीक है, इनकी जो उपाधि है, इनका जो टाइटल है, इन्हें जो प्यार से बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं देश बंधु। अब देश बंधु हैं तो एक इससे बहुत मिलता जुलता नाम है, अगेन एक एक्स्ट्रा बस फैक्ट ऐड कर रहा हूं। एक व्यक्ति है, उनका नाम है दीन बंधु। क्या नाम है? दीन बंधु। गांधी के एक मित्र होते थे, उनका नाम था CF एंड्रयूज। कहां से थे ये? इंग्लैंड से थे, अंग्रेज थे, CF एंड्रयूज। तो CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। अगर कंफ्यूजन हो देश और दीन में, बिलीव मी, ये व्यक्ति CF एंड्रयूज ये अंग्रेज है, ये भारतीय नहीं है, ठीक है। तो दीन बंधु और CR दास देसी हैं, यहीं के हैं, इसी देश के हैं, देश बंधु, ठीक है। तो जो व्यक्ति लगेगा कि देश का है, इसी देश का है, यहीं के हैं, तो उनका जो निकनेम कर देना देश बंधु, ठीक है। और जो व्यक्ति बाहर का है, जैसे CF, जैसे कंफ्यूजन होगी यार CF एंड्रयूज को कहीं देश बंधु तो नहीं बोलते, तो इस वाली एनालॉजी से अपना आंसर तुम पकड़ लेना कि भाई देश का आदमी है वो देश बंधु है, जो बाहर का है, अंग्रेज है, वो दीन बंधु है। ओके, चलो फिर क्या क्या करा गया, देखो फाइनेंशियल डेमोक्रेटाइजेशन क्या करा गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी गई कि भैया चाहिए ट्राली में भरे हुए लोग, इतनी जनता चाहिए कि बस अंग्रेज परेशान हो जाए। पर कैसे? कांग्रेस का मेंबर बनने के फीस पड़ती थी बहुत ज्यादा। व्हाट द डिड इज कि भाई आज से ना 25 पैसे हैं, सिर्फ 25 पैसे। देखो अगेन, अब तुम कह सकते हो, ये एनालॉजी दे सकते हो कि यार 25 पैसे बहुत होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है, बट जितना पहले था उससे तो बहुत कम है। अगर मान लो, मुझे पता है बहुत गरीबी है, राइट, आई डू अंडरस्टैंड, बट 25 पैसे दे उस चीज को कम कर दिया। वो फिल्टर जो एक एक्स्ट्रा लगा हुआ था कि अभी ना ऐसे 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 लोग आ रहे हैं, यहीं पर रुक जा रहे हैं क्योंकि इसके नीचे के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट अभी जो है अब ये और नीचे तक जा सकता है, अब ज्यादा लोग आएंगे, राइट। सो उन्होंने उस चीज को बढ़ा दिया। इसके अलावा क्या करा? ग्रास रूट पेनिट्रेशन, व्हाट दे डिड इज क्रिएशन ऑफ एन अनब्रोकन हायरार्की रीचिंग डाउन टू विलेज एंड मोहल्ला। इन्होंने ना कमेटियां बनाई, बहुत बढ़िया काम करा, कमेटियां बनी, ठीक है, लोगों को लगाया, जमीन पे उतारा काम करने के लिए, और बिल्कुल विलेज के लेवल पे, तालुका के लेवल पे, मोहल्ला के लेवल पे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ज्वाइन करा और जा जा करके काम करना स्टार्ट करा कि भाई गांधी जी का मूवमेंट चल रहा है, प्लीज कम टू द वेन्यू, ठीक है। पूरी सब्जी भी देते थे, अगेन पता नहीं मुझे देते थे नहीं देते थे। कल्चरल इंटीग्रेशन क्या किया? शिफ्ट टुवर्ड द हिंदी एज द प्राइमरी वर्किंग लैंग्वेज एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी स्ट्रिक्टली ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। याद रखना है कि PCCs जो होते थे ना, ठीक है, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। अब यार देखो, अगर तुम्हें ट्राली भर भर के अगर तुमको लोग चाहिए तो वो सिर्फ हिंदी बोलने वाले जगह से तो नहीं आ जाएंगे, ठीक है, तुमको इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगी और भी जगहों की, राइट। अब मुझे बताओ, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन जगहों पे किसी गांव में रहने वाला व्यक्ति इन द ईयर 1920 इटसेल्फ वो नहीं बोल पाता है ना हिंदी ना अंग्रेजी, उससे कैसे बात करोगे? उसको कैसे बताओगे देयर इज समथिंग हैपनिंग? ओके, सो उसके लिए क्या करा गया? बिल्कुल जो था, एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल स्ट्रिक्टली ऑन द लिंग्विस्टिक लाइंस। बिल्कुल अगर तमिलनाडु में है तो कांग्रेस मेक श्योर करेगी कि वहां का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम उसकी लोकल लैंग्वेज विच विल बी तमिल वो यूज करें। कर्नाटक में है तो दे विल मेक श्योर कि वो जो है कन्नड़ा यूज करें, ठीक है। सो ये वाला काम भी जो है नागपुर सेशन में इस चीज को करा गया। एक चीज और करी गई थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये भी ऑर्गेनाइज करी गई थी। इसके जो थे 15 मेंबर्स होते थे, ठीक है। ये जो व्यवस्था थी 15 मेंबर थे। ये वाली जो व्यवस्था थी, ये वाली व्यवस्था भी नागपुर सेशन में ही करी गई। ओके, सो दीज वर द क्रूशियल चेंजेस विच वर made in the Nagpur session. That is why this particular session becomes so important. So coming to our next slide, which will be the dual program of 1920. अब again देखो, मैंने बात की थी ना, there were problems in the country, ठीक है। लोग बस में जा रहे हैं बट एक साथ बैठने को तैयार नहीं है, ओके। पानी नहीं पी रहे हैं कि यार प्यास लग रही है, क्योंकि अगेन भाई तुम ना मूवमेंट के बीच में हो, तुम एक ऐसे मूवमेंट में चल रहे हो वहां पर तुम्हारे पास ये लिबर्टी नहीं होती, तुमको गर्मी लगे तुमको पानी पीना पड़ेगा। यू जस्ट कांट से कि देयर इज पीपल फ्रॉम सम डिफरेंट कास्ट, यू जस्ट कांट हैव वाटर बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ओके। सो डुअल प्रोग्राम में हमने इन चीजों को टैप करा। कैसे करा? सी, सबसे पहले तो बॉयकॉट कर। डुअल प्रोग्राम क्या था? बॉयकॉट मीन सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें जो अंग्रेज हमको ऑफर करते थे, हमने कहा हमें तुमसे नहीं चाहिए। अब अगर नहीं चाहिए तो उसके अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टिव वर्क करना पड़ेगा। भाई अगर हम स्कूल उनके छोड़ देंगे तो हमको स्कूल तो बनाने पड़ेंगे ना,
ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने स्कूल छोड़ दिया, कि अंग्रेजों ने स्कूल बनाया, हम अब स्कूल नहीं जाएंगे, पर हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, अब वो अनपढ़ रहेगा। दैट कांट बी। सो व्हाट दे डिड इज कि भाई अगर बॉयकॉट का प्रोग्राम है तो उसके अगेंस्ट में हम कंस्ट्रक्टिव काम भी करेंगे। लेट्स सी, देखो कैसे। सरेंडर ऑफ द ऑफिस, तब तो सबसे पहले तो ऑफिशियल टाइटल्स ऑनर गांधी ने कैसे रहे हिंद, पता नहीं इससे पहले क्या क्या छोड़ दिया था, राइट। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ी थी। तो भाई जब अब इसके अगेंस्ट में हमको कुछ सच करना नहीं था कि अंग्रेजों ने कोई हमको टाइटल दिया, हमें नहीं चाहिए, अपना टाइटल अपने पास रखो, ये लो अपना ट्रॉफी, हमें नहीं चाहिए, मुंह पे मार के फेंक के चले आइए लोग, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल। देखो आ गया पॉइंट कि भाई जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के जो बनाए हुए कॉलेजेस हैं, उन्होंने बोल दिया कि हमको नहीं चाहिए, रखो अपने कॉलेजेस। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ऐसा तो है नहीं स्कूल नहीं जाएंगे, कोई भी माँ बाप होगा अगर वो अपने बच्चों का एक ऐसा कॉलेज, ऐसा स्कूल अगर छुड़वाएगा तो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि भाई ऐसा जो है अब जो है मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। तो उसके अगेंस्ट में कंस्ट्रक्टिव वर्क में हमने क्या करा, हमने जोड़ दिया नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना है, बॉयकॉट करने पे कुछ उसको ऐसे याद नहीं करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना है, वहां पे सोल्यूशन दे देना कंस्ट्रक्टिव में कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम देखो ये छोड़ा वो बना लो। अब देखो इसके नीचे बॉयकॉट ऑफ व्हाट, लॉ कोर्ट बाय प्रोमिनेंट लॉयर्स, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, इनकी बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस थी। बिलीव मी, अगर ये लोग अपनी प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ते, इवन दो लाइक अच्छा कर रहे हैं, आज भी वेल टू डू हैं, पर बहुत अच्छा कर रहे होते, इन्होंने लोगों ने अंग्रेजों की प्रैक्टिस ही छोड़ दी कि हमको ना तुम्हारी अदालतों में नहीं जाना। यार अब देखो अदालत हो गई बंद, अब मेरी हो गई लड़ाई, मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो गया, पहले मैं कोर्ट चला जाता था कि भाई मेरी ना ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, सॉल्व कर दो, पर अब मैं कोर्ट जा नहीं रहा हूं। अब अगर मैं कोर्ट नहीं जा रहा तो कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व करवानी पड़ेगी ना। तो अगेन देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भाई कोर्ट नहीं है, तो क्या करा, पंचायत बना लो, इंडिपेंडेंट पंचायत आ गई। मेरी पड़ोसी से लड़ाई हुई, अब मैं बस कोर्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, पंचायत। मेरे मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में पंचायत लगती है, हफ्ते के उस दिन लगती है, मैं उस दिन जाऊंगा, अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा एंड दे विल ट्राई टू सॉल्व माई प्रॉब्लम और डिस्प्यूट। इसके बाद बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स कि भैया बाहर के जो कपड़े हैं, राइट, यू आर वेयरिंग टी शर्ट, दे वर वेयरिंग टी शर्ट जीन्स, दे वर नॉट, आई एम जस्ट लाइक टेकिंग इट एज एन एग्जांपल। सो वो कपड़े पहन रहे एकदम शॉर्ट्स पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, तो छोड़ दिया गांधी सेठ कि यार ये तो बाहर से आता है ना, हम अपने पैसे ये लोगों को क्यों दें, ये लोग वही पैसे बाद में हम पे लाठी चलाने का काम में लगते हैं। सो छोड़ दिया। तो लोग सेठ पहने क्या, बोले बहुत अच्छी बात है, खादी, राइट। देखो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कपड़ों की, सोल्यूशन आ गया। तो इधर कंस्ट्रक्टिव वर्क में सिर्फ सॉल्यूशंस हैं, किसके, वो प्रॉब्लम जो बॉयकॉट वाले सेक्शन में हमने बनाई। तो उन्हें कहा खादी पहनो, अपनी बनाओ। इट वॉज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कि हर व्यक्ति अपने लिए अपना कपड़ा खुद बनाएगा, ठीक है, चरखा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दैट इज वाई चरखा बिकम्स इंपॉर्टेंट कि वो इकोनॉमी तोड़ रहे थे कि भाई हमको तुमसे कपड़े नहीं चाहिए, हमको तुमसे ये नहीं चाहिए। दैट बिकेम द सिंबल, ओके। इसके बाद हाँ इलेक्शन छोड़ दिया कि भाई इलेक्शन की बात ही, अगेन इलेक्शन पे बहुत आगे कलेश होगा, जब ये मूवमेंट खत्म होगा तो इलेक्शन वाले पॉइंट पे अच्छा खासा कलेश होगा कांग्रेस के अंदर ही। खैर, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस, इलेक्शन होने थे। इलेक्शन क्यों होने थे, इलेक्शन इसलिए होने थे 1919 में, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बात की थी। 1919 में एक जो था एक एक्ट आया था जिसका नाम था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट, विच इज ऑल्सो ऑफिशियली कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 में आया था। इसको बेस बना करके हमारे देश में चुनाव होने थे। सो उन चुनावों के लिए जो था हमने कह दिया कि बॉयकॉट करेंगे। इसके अलावा अगेन देखो हमको चाहिए लोग किसमें, ट्राली में भरे हुए बहुत सारे लोग चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के लिए अनटचेबिलिटी के लिए काम करना पड़ा। एक्टिव कैंपेन्स टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी एंड फोर्ज हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भैया हिंदू मुसलमान भी एक रहो, जातियों में भी मत बटो, ताकि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर के लड़ें, राइट। सो ये पूरी सिचुएशन थी। आफ्टर दिस क्या था, रीजन कुछ नहीं है, सच समझने जैसा, याद करना है। लोकल डायनेमिक्स क्या था, मिदनापुर बंगाल में था, किसने कमान संभाली, कलकत्ता मेडिकल स्टूडेंट्स। क्या था, कल्टीवेटर स्ट्राइक अगेंस्ट यूनियन बोर्ड टैक्सेस, यूनियन बोर्ड टैक्सेस के अगेंस्ट में कल्टीवेटर्स ने जो था पूरा कलेश कर दिया कि भाई हम ना तुमको टैक्स नहीं देंगे, हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। यही तो पूरा पॉइंट है ना नॉन कोऑपरेशन की, कि हम तुम्हारे साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे। किसी ने बोला कि ये गेट खुला है, ओके, तो उन्हें और सरकार ने बोला कि ये गेट बंद रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यार बंद रहना चाहिए, दैट इज ओके, बट हम उठ के बंद नहीं करेंगे, गेट खुला है तो हम खुला रहने देंगे, आई डोंट केयर अबाउट योर गेट, ओके। सिविल डिसोबीडियंस अगेन 1930 में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वहां पे था कि अगर हम गेट बंद खुला बंद रखने को बोला सरकार ने, गेट बंद रखना है, हम जैसे बंद देखें हम जाके खोलेंगे, दैट इज व्हाट सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कोऑपरेशन, हम उठ के खोलेंगे नहीं, एक्टिवली कुछ नहीं करेंगे कि हम इसको खोल दें, बट हम तुम्हारे लिए ऐसा भी नहीं करेंगे कि गेट जो है हम जा करके बंद कर दें, ओके। असम, जेएम सेन गुप्ता, मैसिव स्ट्राइक्स ऑन टी प्लांटेशन, स्ट्रीमर सर्विस एंड द असम बंगाल रेलवे।
आंध्रा गुंटूर में क्या हुआ, लोकल कांग्रेस लीडर्स ने कमान संभाली, क्या करा, नो टैक्स मूवमेंट चला, चिराला पिरला एंड द इन सभी जगहों पे डिफेंस ऑफ फॉरेस्ट लॉज वगैरह चीजें हुई। यूपी अवध में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने किसान संभाला। किसान सभा जो पूरा मूवमेंट है, याद रखना है, ये 1921 टू 22 ये मूवमेंट चला। ओके, एका मूवमेंट इंटीग्रेटेड विद नेशनल, सॉरी यार ये ना किसान सभा ने एका मूवमेंट में, ओके 1921 टू 22 चला। ओके, विद नेशनल कोऑपरेशन। पंजाब अकाली लीडरशिप, आगे भी इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। स्ट्रगल टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ द गुरुद्वारास फ्रॉम द करप्ट गवर्नमेंट बैक्ड महंत। क्या था, जो गुरुद्वारा थे ना, उन पे जो करप्ट महंत होते हैं उनका कब्जा आ गया था भाई, दबा के करप्शन हो रहा था गुरुद्वारा में। सो उसके अगेंस्ट में एक चीज थी जिसका ना, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था सेंट्रल सिख लीग। ओके, इनकी पॉलिटिकल विंग थी, उसका नाम था अकाली दल। ठीक है, अकाली दल जो था पॉलिटिकल विंग थी किसकी, सेंट्रल सिख लीग। सेंट्रल सिख लीग के जो थी पॉलिटिकल विंग थी अकाली दल। उन्होंने किया अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट वाज हैपेंड इन द ईयर 1920। 1920 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ अंडर अकाली लीडर्स विच वर द पार्ट ऑफ द अकाली मूवमेंट और द अकाली दल। इट वाज द पॉलिटिकल आई वुड से पॉलिटिकल बैक्ड पार्टी ऑफ सेंट्रल सिख लीग। ओके, सो क्रैकडाउन हुआ, कैसे हुआ यार, देखो अर्ली 1921 जैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अर्ली 1921 में व्हाट दे डिड इज गवर्नमेंट ट्राइड टू व्हाट, गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि भाई जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन वाले लीडर्स एक साथ चले, इनके बीच में कुछ कलेश करवाने, बट अगेन दे फेल्ड। इसके बाद दिसंबर 1921 में क्या हुआ, आउटलॉइंग द वैनगार्ड गवर्नमेंट डिक्लेयर द कांग्रेस वॉलंटियर। जितने भी कांग्रेस के जो वॉलंटियर कॉर्प्स थी, एक पूरी मैंने बोला ना ऑर्गेनाइजेशन, नागपुर सेशन में चीजें हुई थी, उनको इलीगल कर दे। इलीगल बोलने से क्या होता है, गिरफ्तारियां आसान हो जाती हैं। आफ्टर दैट क्रैकडाउन के बाद लगभग 30,000 गिरफ्तारियां हुई, 30,000 प्लस। इसके बाद अल्टीमेटम क्या दिया, अहमदाबाद सेशन था 1921। अहमदाबाद सेशन हैपेंड इन द ईयर 1921। तो अहमदाबाद सेशन याद रखना है, इट हैपेंड इन 1921। महात्मा गांधी ने सिंपली बोल दिया कि भाई अगर तुमने हमारी अब नहीं मानी, वी आर गोना स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से काम चल नहीं रहा है। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अगर काम चल नहीं रहा है, देन व्हाट वी आर गोना डू इज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। इट एक्चुअली स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1930। क्यों, यहाँ पे सिचुएशन बन गई थी, बट हाँ उन्होंने बारदौली से बोल दिया था कि भाई हम जो है अब सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। अब हम, तुमने कहा है कि गेट बंद रहना चाहिए, गेट खुला गेट बंद देखेंगे तो जाकर के खोल के आएंगे, तुम्हारा लॉ तोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, 5 फरवरी को एक घटना घट गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने अंग्रेजों से बोला कि हम सीडीएम स्टार्ट करेंगे, विच इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन 5 फरवरी को क्या हुआ, एक व्यक्ति थे भगवान अहीर। कौन थे, भगवान अहीर। इनके अंडर एक रैली निकल रही थी, उस रैली पे चौरी चौरा में क्या हुआ, लाठियां चला दी पुलिस ने। देयर वर सम पीपल हु वर इंजर्ड, चोटें आ गई, लोग गुस्सा हो गए। गोरखपुर में ये जगह है, राइट, लोग गुस्सा हो गए। अब जब लोग गुस्सा हो गए तो उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों को पकड़ा, थाने के अंदर फेंका, थाना कर दिया बाहर से बंद, आग लगा दी। 22 लोगों की जल करके मौत हुई। 22 पुलिस वाले अंदर उसी थाने में जल करके मर गए। ये खबर पहुंची गांधी तक। गांधी सेड की पूरा मूवमेंट ही नॉन कोऑपरेशन था, पूरा मूवमेंट ही जो था हमारा अहिंसा था, अहिंसा के बेस पे था, ना कि हिंसा के बेस पे था। बट 22 लोग जिंदा जला के मार देना was something very cruel। गांधी को 5 फरवरी की घटना ने आहत किया और उन्होंने 12 फरवरी सन 1922 में मूवमेंट वापस ले लिया। ही सेड कि भाई अब जो है ये मूवमेंट खत्म, अब से जो है सब लोग अपने अपने कामों पर लौट जाओ। उन्होंने जो था, जो पीजेंट जो थे, किसान जो थे, उनको बोला कि आप लोग जो हो अपने रिस्पेक्टिव बॉडीज, कुड बी जमींदार, इट कुड बी लैंड होल्डर्स, व्हाटएवर, उनको जो है टैक्सेस देना स्टार्ट कर दो। क्यों, क्योंकि अब जो है मूवमेंट वापस हो गया है। घटना बनी चौरी चौरा। रिटेलिएशन का भी डर था
ठीक है, कि भाई अगेन ये रिटेलिएशन वो नहीं है, बट यार सम हिस्टोरियंस आर्ग्यू कि उनकी ना एक बहुत लंबी स्ट्रेटजी थी, उनको पता था कि इतनी जल्दी आज़ादी नहीं मिल सकती है, सो फॉर दैट ही न्यू कि लोगों को थोड़ा सा आराम देना है। ओके, सो इट हैपेंड आफ्टर दिस। अब क्रिटिक आते हैं, अगेन हमको हिस्टोरियोग्राफी का भी एंगल देखना पड़ेगा कि मार्क्सिस्ट जो क्रिटिक हैं, जैसे कि हिस्टोरियन रजनी पामदर, इनका नाम था रजनी पामदर, ठीक है। सो प्रीमाइस क्या बना, गांधी विड्रू आउट ऑफ फियर ऑफ मास रेडिकलाइजेशन। इनका कहना है कि गांधी ने मूवमेंट सिर्फ इसलिए वापस ले लिया क्योंकि वो डर गए थे। मार्क्सिस्ट अगेन क्लासेस की बात करते हैं, वो डर गए थे कि उनके जो दोस्त हैं गांधी के, जो कि कैपिटलिस्ट हैं, जो कि ऐसे व्यक्ति पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं ना, वो डर गए थे कि यार इनको पैसा मिलना ना बंद हो जाए, कि अब जनता जो है अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी, वो अंग्रेजों से जो है अब शिफ्ट हो रही है कि इन लोगों, क्योंकि यार ये लोग भी तो शोषण कर रहे थे, तो जनता जो थी उनको टैक्स नहीं दे रही थी, वो सब चीजें चल रही थी। तो ही एक्टेड टू प्रोटेक्ट द प्रोप्राइटेड क्लासेस, लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट फ्रॉम द ग्रोइंग मिलिटेंसी ऑफ द इंडियन मासेस। वही चीज जो अभी मैंने बोली। एविडेंस क्या देते हैं, एविडेंस देते हैं कि भाई जब मूवमेंट वापस ले रहे थे उनको एग्जैक्ट ये वर्ड यूज करने की क्या जरूरत थी कि भाई जमींदारों को जाकर के टैक्स देना शुरू करो, टैक्स और इस केस में रेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, बट या जाकर के उनको पैसे देना शुरू करो। एग्जैक्ट ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? अगर करना था मूवमेंट सिंपल वापस लेना था, वापस ले लेते, उनको अपना डिसाइड करने देते, ब्रिटिशर्स को आने देते, वो लोग बोलते कि हाँ पैसे दो नहीं दो, बट गांधी हिमसेल्फ सेड कि पैसे देना शुरू करो। ये आर्गुमेंट देते हैं रजनी पामदत्त और दूसरे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। ओके, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव क्या है, बिपिन चंद्रा। ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि यार इनको पता था कि इतना लंबा मूवमेंट एक बार में ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार मूवमेंट चालू हुआ 10 साल तक चालू रहेगा, नहीं होगा। ऑलरेडी 2 साल हो गए थे, 20 में स्टार्ट हुआ 22, राइट, 1.5 साल तो हो ही गया था अगर हम दिसंबर वगैरह उसको प्रोसेस को पकड़ें, तो मंथ्स को पकड़ें। मास मूवमेंट हैव एन इनहेरेंट एब एंड फ्लो, कि लोग थक जाएंगे, कब तक पैसे नहीं कमाएंगे, कब तक बॉयकॉट चालू रखेंगे, अल्टीमेटली तो हमको चीजें जरूरत पड़ेंगी ही ना। तो यही था, मासेस कैपेसिटी को गांधी ने समझा, उसको उन्होंने जो है देखा कि लोग जो है थक रहे हैं, लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं, सो व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने कहा ये मूवमेंट ठीक है, हमको रीजन मिल गया है चौरी चौरा में, और हम जो है अपने मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। एविडेंस क्या है भाई, ये कि भाई विड्रॉल प्रोवाइडेड अ नेसेसरी ब्रीदिंग स्पेस, कि भाई लोगों को जो है सांस लेने के लिए जगह मिल गई, कि भाई थोड़ा सा जो है आराम कर लो, थक गए हो, मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये सब चीजें, तो वो भी इस तरीके के एविडेंसेस देते हैं, राइट। अब यही बात करते हैं, इंपैक्ट क्या हुआ और एफिकेसी क्या था पूरा मूवमेंट। 30,000 लोगों की गिरफ्तारी। शैटर्ड, व्हाट दे शैटर्ड इज डफरिन मिथ। डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस है ना वो माइक्रोस्कोपिक लेवल की एक जो है पार्टी है। माइक्रोस्कोपिक मींस ऐसी पार्टी जो मतलब बहुत ही कम लोगों को कैटर करती, पर इस मूवमेंट ने दिखा दिया, नॉन कोऑपरेशन ने, कि जो महात्मा गांधी जैसे लीडर्स हैं या फिर पार्टी है जो कांग्रेस है, ये माइक्रोस्कोपिक ना हो करके भाई साहब एक बहुत बड़ी जनता का बैग लेकर के अपने पीछे चलती है। देयर आर पीपल, जब वो बुलाएंगे तो वो आएंगे, राइट। फियरलेस, क्या डर खत्म कर दिया अंग्रेजों का, कि अंग्रेज जो है बहुत मारते हैं। उन्हें दिखाया कि अगर हम कायदे से चलें, हमको पता हो, मेरे पास एक स्ट्रेटजी हो, तो भाई नहीं मार पाएंगे। 23 फरवरी 1922 उन्होंने बोला है क्या, फाइट टू द फिनिश द परवेसिव ऑपरेसिंग फियर ऑफ द कॉलोनियल स्टेट आर्मी एंड पुलिस वाज परमानेंटली ब्रोकन। हमेशा के लिए टूट गया वो डर, राइट। आफ्टर दिस द आफ्टर मैथ, इसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला था एक बात आएगी, स्वराजिस्ट। ये वर्ड याद है, ये वर्ड था स्वराज, एक वर्ड। इस वर्ड की डेफिनेशन के पीछे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि गांधी वॉज नॉट एबल टू क्लियर, इवन दो आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा है ये वाला वर्ड, कि भाई स्वराज का मतलब क्या। कि गांधी अक्सर कहते थे सेल्फ अटेनमेंट हमारे अंदर से आएगा, बट देवर लाइक कि भाई बताओ तो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो या कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे हो, एग्जैक्टली मांग क्या रहे हो। स्वराज जब बोल रहे हो, कि उन्होंने बोला था, नारा दिया था कि स्वराज इन 1 ईयर, 1 साल में स्वराज मिल जाएगा। बोले मिल तो जाएगा, पर होता क्या है आज भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि इसके मतलब क्या थे। सो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग जिन्हा लेफ्ट कांग्रेस, ही रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस। सो
स्वराजिस्ट में क्या था, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ये वो खेमा था जो ये कह रहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम जो है हम गवर्नमेंट में शामिल होंगे और उनके जो काम को है डिसरप्ट करेंगे, ये वो खेमा था। दूसरा खेमा क्या था, नो चेंजर, जो चेंज नहीं चाहते थे, लीडर्स लाइक वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी। इनका था कि भाई साहब आप लोग जैसे पार्लियामेंट वाले उसमें जाओगे ना सिनेरियो में, जैसे वो वाले पॉलिटिशियन बनोगे ना जो चुनाव लड़ता है, तो आप लोग जो है ना करप्ट हो जाओगे, वो होता ही है, वो प्रोसेस ही है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या हुआ, पार्लियामेंट्री करप्शन के पार्ट बन जाओगे, फोकस एंटायरली ऑन क्या बोला, ग्रास रूट कंस्ट्रक्टिव वर्क। इन लोगों ने इन सब पे काम करा कि भाई खादी पे काम करेंगे, अनटचेबिलिटी पे काम करेंगे, नेशनल एजुकेशन पे काम करेंगे। सो ये बेसिक फर्क था, ये चुनाव लड़ना चाहते थे, ये लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। 1924 रेजोल्यूशन, गांधी व्हाट ही डिड, दोनों के बीच में संधि करवा दी कि स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी जो थी, ये पार्टी बनी थी 1923 में, ठीक है, ये पार्टी बनी थी 1923 में। तो जो ये पार्टी थी ना, इन दोनों के बीच में वो करवा दी सुलह कि भाई जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़ लें, जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते वो चुनाव ना लड़े। और जो स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी बनेगी, एक ऐसा खेमा, एक ऐसा दल लोगों का जो कि चुनाव लड़ लेंगे, बाकी के लोग नहीं लड़ेंगे। बाकी के लोग जो अपना काम करना चाहते हैं, लाइक इस तरीके के कामों को करना चाहते हैं, वो अपना ये वाला करते रहेंगे, जिनको चुनाव लड़ना है वो लोग चुनाव लड़ेंगे। ये जो सुलह थी ये गांधी ने दोनों के बीच में करवा दी थी। अगेन वही स्ट्रेटजी कि पहले करो स्ट्रगल, मान लो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करा, देखो 1920 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, ट्रूस, शांति कर दी, और इसके बाद में हायर स्ट्रगल, और ज्यादा ताकत लगा करके जो है स्ट्रगल स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल देखो 1930 में क्या किया है, 1930 में व्हाट ही डिड इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। पर देखो ब्रेक है कितना, 1920 से 22 तक चला ही है, 22 तक, तो 8 साल का, कितने साल का, 8 इयर्स का गैप है कि 8 साल तक कुछ नहीं करा, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वर्क करा, अनटचेबिलिटी पे काम करा, खादी जनता को तैयार करा कि अगली बार जब हम करेंगे ना ज्यादा तेजी से स्ट्रगल करेंगे, हायर इंटेंसिटी के साथ में जब स्ट्रगल करेंगे, व्हाट डिड हिज कि भाई इस पूरे दौरान जो है शांति रखो और जो है तैयार रहो कि आगे होगा। तो 8 साल का गैप देखो लिया, तो यही स्ट्रेटजी थी कि स्ट्रगल करो, शांति वाली पोजीशन में बैठो, और फिर और ज्यादा जान लगा करके जो है स्ट्रगल स्टार्ट करो, राइट। इसके बाद ये जो है हमारे टेक अवेज होंगे आज के लेक्चर से, क्या क्या होगा, द एनसीएम सक्सेसफुली ट्रांजिशन द आईएनसी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशनिंग टू एक्स्ट्रा लीगल मास स्ट्रगल। कांग्रेस ने दिखाया कि भाई देखो हम ना इस तरीके का जादू कर सकते हैं, अंग्रेजों मेक श्योर करो कि हम जो डिमांड्स रख रहे हैं, जनता की जो बातें तुम तक पहुंचा रहे हैं, वो जो है ना उस पर ध्यान दो, वरना इस तरीके की चीजें आगे भी होंगी। हम सिर्फ अब लेटर नहीं लिखेंगे तुमको, ठीक है, कि हमारी मान लो। नागपुर 1920 प्रोवाइडेड द एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर, हम लोगों ने बात करी है इसके बारे में कि भाई 4 आना या फिर 25 पैसा उसकी फीस कर दी, अनटचेबिलिटी पे काम करा और इस तरीके की चीजों पे काम करा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई, लिंग्विस्टिक वाली पीसीसीज बनाई। सो इसके बाद द मूवमेंट वाज इफेक्टिवली मल्टी क्लास इंटीग्रेटेड लोकल ग्रीवांसेस, कि जो ऐसे मुद्दे थे जो बहुत लोकल थे, किसी मोहल्ले, किसी गांव, किसी एक क्षेत्र भर में सीमित थे, उसको उन्होंने पूरे देश के पटल पे ला करके रख दिया। फॉर एग्जांपल किसान सभा, लेबर स्ट्राइक, अकाली रिफॉर्म, इन सबको, ये एक जो थी सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की परेशानियां थी। अकाली प्रॉब्लम जो थी वो सिर्फ गुरुद्वारा रिलेटेड या फिर सिर्फ पंजाब रिलेटेड थी, बट उन्होंने उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ करके दिखाया। चौरी चौरा वॉज द कैटलिस्ट फॉर द विड्रॉल, अगेन हमने बात करी कि भाई चौरी चौरा में अगेन 22 पुलिस वालों को जो है जिंदा जला करके मारा गया, उसकी वजह से जो कैटलिस्ट बना, कारण बना किसका, विड्रॉ के लिए, किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। बट स्ट्रेटेजिक एग्जॉशन एंड नीड टू प्रिवेंट अ क्रूशिंग रिप्रेशन वर द अंडरलाइंग रेशनल। वही चीज है कि लोग थक रहे थे मूवमेंट से, इतना लंबा मूवमेंट के लिए कोई तैयार नहीं होता है, जो थक रहे थे, तो उन्होंने उसको कारण बनाया, किसको, चौरी चौरा वाले इंसिडेंट को, और जो मूवमेंट था पूरा वापस ले लिया। The Swarajist no changer divide was resolved, validating the long-term struggle, truce struggle, which is STS hegemonic strategy, कि जो लड़ाई हुई चुनाव को लेकर के, उस लड़ाई को निपटाया गया, उस लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश करी गई और वो अल्टीमेटली सॉल्व हुई, जिसने हमारे जो लॉन्ग टर्म की स्ट्रगल था, गांधी एंड अदर नेशनलिस्ट लीडर्स न्यू कि भाई एक मूवमेंट करने से ऐसा नहीं होगा कि अंग्रेज भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि हमने कह दिया स्वराज 1 साल में या फिर नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर दिया, अंग्रेजों चले जाओ, अंग्रेज चले, नहीं चले, बहुत लाठियां मारते हैं, ठीक है। तो दे ऑल्सो न्यू, हमको पता है अगर इस पॉइंट पे, तो उनको भी पता था कि अंग्रेज यार बीइंग लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, बीइंग एवरीथिंग, है ना, दे वर तो सब कुछ उस टाइम पे। सो स्वराजिस को और उन सभी को पता था कि भाई ना लंबा स्ट्रगल चलाना है, लंबे स्ट्रगल के लिए हमको आपसी हिसाब किताब बना करके रखना पड़ेगा, और बीच बीच में अंग्रेजों को भी लगना चाहिए कि हम उनकी मान रहे हैं,
ठीक है, अंग्रेज भी हमको ऐसे हिंट देते थे कि वो हमारी मान रहे, हम भी उनको हिंट देते थे कि हम उनकी मान रहे हैं। सो हमको पता था कि भाई एसटीएस की स्ट्रेटजी जो है अपनानी पड़ेगी, सो डज चीजें बैलेंस आउट होती रहे, स्ट्रगल, आराम, और ज्यादा इंटेंसिटी से स्ट्रगल। सो दिस वाज द whole thing about the non-cooperation movement. Please do let me know whether if you have liked it or not. For now, bye.